हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं संजय। सीटीईटी दिसंबर 2021 का एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट किया गया फ्रॉम 16th ऑफ दिसंबर ऑफ 2021 टिल 21st ऑफ जनवरी ऑफ 2022। यानी कि हमारे पास 23 डिफरेंट वर्जन्स ऑफ पेपर होंगे फ्रॉम दिसंबर 2021। क्योंकि हर एक पेपर में 30 क्वेश्चन है पर सब्जेक्ट, तो इन टोटल इस सीरीज़ में हम 690 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पर सब्जेक्ट। और ये सारे वीडियोस आपको इंग्लिश और हिंदी वर्जन्स में मिल जाएंगे हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम 3 जनवरी 2022 के पेपर 1 से 30 मैथमेटिक्स क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मानसी, हरमन और फैसल 3 स्टूडेंट्स हैं जो ग्रुप स्टडी करते हैं और कुछ सब्जेक्ट्स के लिए शायद वो इंडिविजुअल स्टडी करते हैं। जब वो ग्रुप स्टडी करते हैं तो उनके मार्क्स यहाँ पे है, जब वो इंडिविजुअल स्टडी करते हैं तो उनके मार्क्स यहाँ पे है। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि इनका एवरेज हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि ये तीनों नंबर्स को हमें ऐड करके डिवाइड बाय 3 करना है। अगर हम आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो आंसर चॉइस में कोई रिपीटेशंस नहीं है, राइट। तो इसका मतलब है कि अगर हम इनमें से या फिर ग्रुप स्टडी का या फिर इंडिविजुअल स्टडी का इनमें से एक का अगर एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर आसानी से मिल जाएगा। तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो ये हो गया 3 एंड 21। तो इसको अगर 3 से डिवाइड करेंगे 21 3, यानी कि इन तीनों का जो एवरेज है वो है 71। अगर हम आंसर चॉइसेस को देखते हैं तो लास्ट वाला है 71, तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। अगर हम इन तीनों नंबर 67, 54, 63 इनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे तो हमें 61.33 मिलेगा। लेकिन आपको टाइम बचाना है तो दोनों को कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी रिपीटेशंस नहीं है। तो अगर हम सिर्फ एक सेट का कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें आंसर ईजिली मिल जाएगा। Which of the following groups of letters have both horizontal and vertical lines of symmetry? यानी कि इनमें से कौन से सेट ऑफ लेटर्स को अगर हम वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली कट करते हैं तो हमें 2 इक्वल पीसेस मिलेंगे जो एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर है। तो यहाँ पे जब सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो बेस्ट ऑप्शन जो सेट है वो है XHO, क्योंकि X को अगर हम वर्टिकली काटते हैं तो हमें 2 इक्वल पीसेस मिलते हैं जो मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर है, ऑपोजिट ऑफ ईच अदर है। अगर x को हम हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो भी हमें 2 पीसेस मिलेंगे जो कि इक्वल है और मिरर इमेजेस है। h को भी हम अगर वर्टिकली काटते हैं या फिर हॉरिजॉन्टली काटते हैं तो हमें 2 पीसेस मिलेंगे जो इक्वल है और ऑपोजिट टू ईच अदर है। और o को भी हम वर्टिकली या फिर हॉरिजॉन्टली काट सकते हैं और हमें 2 पीसेस मिलेंगे जो कि इक्वल और ऑपोजिट है। तो बेस्ट आंसर है यहाँ पे x, h और o। राकेश कहता है कि रेडियस इज़ डबल ऑफ द डायमीटर, यानी रेडियस जो है वो डायमीटर का डबल होता है। और सानिया बोलती है कि रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो इन दोनों में से कौन करेक्ट है? अगर ये एक टिपिकल सर्कल है तो ये पूरा लाइन जो है ये डायमीटर है, ये सेंटर पॉइंट है, तो रेडियस डायमीटर का हाफ है। तो यहाँ पे सानिया करेक्ट है और राकेश रॉन्ग है, क्योंकि सानिया कहती है कि रेडियस जो है वो हाफ ऑफ डायमीटर होता है। तो सानिया करेक्ट है, ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अरीबा फाइंड्स एंगल्स इन वेरियस इंग्लिश लेटर्स एंड न्यूमेरिकल डिजिट्स, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स विल शी फाइंड ओनली राइट एंगल्स। यानी कि इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स और नंबर्स है जिसमें सिर्फ 90 डिग्री एंगल्स या फिर राइट एंगल्स पाए जाते हैं। अब क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन अगर हम एलिमिनेशन स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो इसे बहुत आसानी से हम आंसर कर सकते हैं। जैसे कि लास्ट ऑप्शन में m है, अगर m हम ऐसे लिखते हैं तो बीच में जो एंगल है अगर उसको भी हम 90 डिग्री बनाएंगे तो भी 2 एंगल एटलीस्ट ऐसे बनेंगे जो लेस देन 90 डिग्रीज है, राइट। क्योंकि अगर m में सारे 90 डिग्री एंगल बनाने हैं तो m ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा नहीं होगा। तो इसका मतलब है 2 एंगल लेस देन 90 डिग्री होंगे, तो इसकी वजह से ऑप्शन 4 एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन 1 में k है और 7 है। जब k अगर हम ऐसे लिखते हैं तो ये एंगल 90 डिग्री बन सकता है, लेकिन ऊपर वाला और नीचे वाले जो एंगल्स है वो लेस देन 90 डिग्रीज होंगे। और 7 भी ऐसे लिखा जाता है, तो इसका मतलब है जो 7 में एंगल है वो भी लेस देन 90 डिग्री है। तो k और 7 के होने की वजह से ऑप्शन 1 को भी हम एलिमिनेट कर देंगे। अब ऑप्शन 2 में x, 4 और n है। x को विथ 90 डिग्री एंगल्स लिखा जा सकता है, लेकिन जब हम 4 लिखते हैं और n लिखते हैं तो हमें बहुत सारे एंगल्स मिलेंगे विच आर लेस देन 90 डिग्रीज। तो इसका मतलब है x को लिखा जा सकता है, लेकिन 4 और n के होने की वजह से ऑप्शन 2 को भी एलिमिनेट कर देंगे।
नेक्स्ट H5E, ये एक ही ऑप्शन बचता है हमारे पास, तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए, क्योंकि H जब ऐसे लिखते हैं और 5 को ऐसे लिखते हैं और E को ऐसे लिखते हैं, तो इनमें सिर्फ राइट एंगल्स बन सकते हैं। तो इसका मतलब है ऑप्शन 3 जो है वो दिए गए ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन है। द फैक्टर्स ऑफ एनी नंबर आर व्हाट ऑफ द नंबर, यानी यहाँ पे एक नंबर और उसके फैक्टर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है ये पूछा जा रहा है। अब एक एग्जांपल लेते हैं 10। 10 के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? वो सारे नंबर जिन्हें यूज़ करके हम 10 को डिवाइड कर सकते हैं वो 10 के फैक्टर्स होते हैं, यानी 10 को हम 10 से डिवाइड कर सकते हैं, 10 1 ज़ा, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 5 2 ज़ा, 2 से डिवाइड कर सकते हैं, 2 5 ज़ा, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 10 ज़ा, यानी कि 10 के जो फैक्टर्स है वो है 10 5 2 और 1। अब अगर हम ये नंबर और उसके फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप देखते हैं तो एक फैक्टर इक्वल है और बाकी सारे फैक्टर्स 10 से कम है, यानी द फैक्टर्स ऑफ ए नंबर जो है वो इक्वल टू हो सकते हैं या फिर वो नंबर से लेस देन ही होंगे। तो इसका मतलब है ऑप्शन 1 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। 25 सितंबर 2021 को वेणु अपना घर साफ कर रहा था, तो उसको अपना बर्थ सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट मिल गया कहीं से। उस डॉक्यूमेंट पे लिखा था 5 दिसंबर 1995 उसका बर्थडे है। तो जिस दिन वो घर साफ कर रहा था उस दिन उसका अप्रॉक्सीमेट एज क्या था, ये हमें कैलकुलेट करना है। अब एक मिस्टेक जो बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे करते हैं वो ये है कि बहुत डिटेल्ड कैलकुलेशन में चले जाते हैं, लेकिन अगर हम सारे आंसर ऑप्शंस को देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ मंथ्स तक का कैलकुलेशन किया गया है, डेज कैलकुलेशन करने की ज़रूरत है ही नहीं। तो पहले हम देखते हैं कि अगर उसका बर्थडे 5 दिसंबर 1995 था तो नियरेस्ट दिसंबर तक हम कैलकुलेट करते हैं, उससे हमें ईयर्स मिल जाएगा। क्योंकि 2021 का अभी दिसंबर आया नहीं है क्योंकि वो घर साफ कर रहा था सितंबर में, तो इसका मतलब है प्रीवियस ईयर 2020 तक का कैलकुलेट करेंगे। तो 5 दिसंबर 2020, तो अगर हम 2020 से 1995 माइनस करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 25 ईयर्स। तो आंसर ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन और लास्ट ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे 24 है, यहाँ पे 26 है। सिर्फ ऑप्शन 2 और 3 जो है वो 25 ईयर्स बोल रहे हैं। अब नेक्स्ट, अगर हम दिसंबर से सितंबर तक का मंथ्स कैलकुलेट करते हैं तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 9 मंथ्स। तो अगर ऑप्शंस देखते हैं तो सिर्फ सेकंड ऑप्शन में 9 मंथ्स लिखा गया है, थर्ड ऑप्शन में 3 मंथ्स है, और यहाँ पे हमें कैलकुलेशन से मालूम है कि 9 मंथ्स होना चाहिए, तो ऑप्शन 3 भी एलिमिनेट कर देंगे। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन 2। सो 25 ईयर्स और 9 मंथ्स हमने कैलकुलेट कर लिया है, और क्योंकि यहाँ पे और कैलकुलेशन करेंगे तो हाफ मंथ भी आ जाएगा। ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे 5 लोगों के हाइट दिए गए हैं, तो इन सब के हाइट का सम इन मीटर्स कितना है ये हमें कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है क्योंकि ये सारे जो हाइट्स है वो सेंटीमीटर्स में दिए गए हैं, तो इन सबको हमें ऐड करना है और जो सम या फिर आंसर मिलता है आफ्टर एडिशन उसे हमें मीटर्स में कन्वर्ट करना है। अगर ये सारे नंबर्स को हम ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 801, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर्स होते हैं, तो 801 का मतलब है 8 मीटर्स और 1 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। 1729 को रामानुजन नंबर बुलाया जाता है क्योंकि ये एक स्मॉलेस्ट नंबर है जिसे 2 अलग अलग पेयर ऑफ नंबर्स के क्यूब्स को ऐड करके हम इस नंबर तक पहुंच सकते हैं 1729। अब ये कैलकुलेशन से ज़्यादा मेमोरी वाइज क्वेश्चन है क्योंकि ये स्पेसिफिक नंबर जो है वो डिस्कस किया गया है क्लास 8 मैथ्स टेक्स्ट बुक में क्यूब्स और क्यूब रूट्स चैप्टर में। और आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पे ऑप्शन 2 यानी 1 और 12, 10 और 9, ये दोनों वो पेयर्स ऑफ नंबर्स हैं जिनके क्यूब्स को ऐड करके हम 1729 बना सकते हैं। अगर आपको ये नंबर्स याद नहीं है तो आपको कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे, लेकिन इसका ईजीएस्ट ऑप्शन है कि आप इन नंबर्स को याद कर लीजिए क्योंकि 1729 के बारे में अगर पूछते हैं तो आंसर हमेशा यही रहेगा। जैसे कि 1 इंटू 1 इंटू 1 इज़ 1, फिर 12 इंटू 12 इंटू 12 इज़ 1728, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1729। और 10 इंटू 10 इंटू 10 इज़ 1000, और 9 इंटू 9 इंटू 9 इज़ 729, तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमें मिलता है 1729। तो
ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट आंसर है। 3 friends receive messages on their mobile phones at an interval of 20 minutes, 30 minutes and 45 minutes respectively. They start receiving messages together at a particular time. After how much time will they receive messages again on their mobile phones all together? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए दो अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। पहला है एक ग्राफिकल मेथड और दूसरा है कैलकुलेशन मेथड। ग्राफिकल मेथड में अगर इसे सॉल्व करना है तो ऐसा एक टाइमलाइन बना लीजिए और इस प्रॉब्लम को विजुअलाइज कीजिए। एक टाइम था जब तीनों को मैसेजेस रिसीव होना शुरू हुआ, यानी कि ए, बी और सी को साथ में मैसेजेस मिले। उसके बाद में ए को हर 20 मिनट्स में मैसेज मिलता है, तो 20 मिनट्स मार्क करते जाएंगे यहाँ पे, राइट। और बी को एवरी 30 मिनट्स मैसेज मिलता है, तो बी को अगर हम एवरी 30 मिनट्स मार्क करते जाएंगे। और सी को एवरी 45 मिनट्स मैसेजेस मिलते हैं, तो सी को एवरी 45 मिनट्स इस लाइन में मार्क करते जाएंगे। तो हमें ये देखना है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जिसमें ए, बी और सी तीनों को साइमल्टेनियसली टुगेदर मैसेजेस फिर से मिलते हैं, जैसे कि उनको शुरुआत में मिला था। अब आवर 1 देखते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ ए और बी को टुगेदर मैसेज मिला है, और 1.5 आवर पे बी और सी को टुगेदर मिला है, और सेकेंड आवर पे ए और बी को फिर साथ में मैसेज मिला है। थर्ड आवर पे ए, बी और सी तीनों को साथ में मैसेज मिला है, यानी कि आवर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगर इसे हमें कैलकुलेशन मेथड से सॉल्व करना है तो ये 20 और 30 और 45 इन तीनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो 5 4 ज़ा 20, 5 6 ज़ा 30, 5 9 ज़ा 45, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 9, फिर 2 1 3 9, फिर 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो अब इन सारे नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करने हैं, यानी कि 5 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3, तो ये होता है 180। क्योंकि ये मिनट्स में है तो 180 डिवाइडेड बाई 60 हमें 3 आवर्स देता है। तो ऐसे अगर हम कैलकुलेशन करेंगे, इन तीनों नंबर्स का एलसीएम निकालेंगे, तो भी हमें 3 आवर्स आंसर मिलता है यहाँ पे। Amongst the following fractions, the largest and the smallest fractions are what? यानी कि ये जो हमें 6 फ्रैक्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन और स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम 3 अप्रोचेस यूज़ कर सकते हैं। पहला है, जो सारे फ्रैक्शंस दिए गए हैं उनको हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर हम सारे डिनोमिनेटर्स के एलसीएम निकालते हैं तो हमें मिलता है 420। फिर अगर हम सारे न्यूमरेटर्स को भी कन्वर्ट करते हैं तो हम इन सारे फ्रैक्शंस को कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन ये मेथड जो है थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि इसमें थोड़े ज़्यादा कैलकुलेशंस करने पड़ते हैं। दूसरा मेथड जो कि सिंपलर है, वो है इन सारे फ्रैक्शंस को अगर हम डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो कंपैरिजन ईजी हो जाएगा। जैसे कि 3/4 जो है वो 0.75 है, और 1/2 जो है वो 0.50 है, 2/3 जो है वो है 0.66, और 4/5 जो है वो है 0.80। तो इस तरह से अगर सारे फ्रैक्शंस को हम डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट कर लेंगे तो कंपैरिजन इजी हो जाएगा और हम लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट को पता कर सकते हैं। और तीसरा जो कॉमन सेंस अप्रोच है वो है, अगर हम सारे फ्रैक्शंस को एक बार ऑब्जर्व करते हैं तो हम देखते हैं कि 1/2 जो है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है। वो इसलिए क्योंकि सिर्फ 1 जो है वो 2 का आधा है, 2 का हाफ है। बाकी सारे फ्रैक्शंस को अगर देखते हैं तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर के हाफ से ज़्यादा है, यानी 3 जो है वो 2 से ज़्यादा है, 2 यानी 4 का हाफ। 6 जो है वो 3.5 यानी 7.7 का हाफ का ज़्यादा है, और 2 जो है वो 1.5 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब है सारे फ्रैक्शंस में से 1/2 जो है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है, क्योंकि 1 2 का हाफ है। तो क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन पहले आइडेंटिफाई करना है, तो 1/2 अगर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है तो सारे ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो सिर्फ एक ही ऑप्शन में स्मॉलेस्ट को 1/2 बताया गया है, तो करेक्ट आंसर यही होना चाहिए। तो हमने लार्जेस्ट फ्रैक्शन को कैलकुलेट नहीं किया है, सिर्फ स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो ईजिली आंसर को चूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से आप ऐसे एलसीएम मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर अगर आपको विथ मोर श्योरिटी करना है और शॉर्टर टाइम में करना है तो ऐसे डेसिमल पॉइंट्स में कन्वर्ट करके फ्रैक्शन को कंपेयर कर सकते हो,
या फिर अगर आप कॉन्फिडेंट हो और आंसर चॉइसेस में ज़्यादा रिपीटेशन नहीं है तो ऐसे या तो लार्जेस्ट या फिर स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन को अगर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो तो आप इजीली आंसर को चूज कर सकते हो। ऑब्जर्व द पैटर्न एंड राइट द नंबर एट द ब्लैंक, यानी इस ब्लैंक में क्या नंबर आता है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करने के लिए कुछ पैटर्न है ही नहीं, क्योंकि हमें मालूम है कि 1 to 9 जो है इनको अगर ऐड करेंगे तो हमें मिलता है 25, और बाकी जो बचे हुए नंबर्स है अगर 25 को ऐड करते हैं तो हमें आंसर इजीली मिल जाएगा। तो ये सिंपल एडिशन प्रॉब्लम है। सो 25 को अगर हम 11, 13, 15 और 17 ऐड करते हैं तो 181, तो आंसर है 81। इस प्रॉब्लम में कुछ स्टेशनरी आइटम्स के प्राइसेस दिए गए हैं और कुछ लिस्ट ऑफ आइटम्स है जिनको हरप्रीत ने खरीदा है। तो हमें कैलकुलेट करना है कि टोटल कितना अमाउंट पे करना है। ये बहुत ही सिंपल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन वाला प्रॉब्लम है, जैसे कि 1 पैकेट ऑफ पेंसिल्स यानी इंटू 1, और फिर 2 पैकेट्स ऑफ पेन्स यानी इंटू 2, 3 इरेजर्स इंटू 3, 1 शार्पनर यानी इंटू 1, फिर 2 पैकेट्स ऑफ पेस्टल शीट्स इंटू 2 और 1 रूलर यानी इंटू 1। तो अगर इन सब को मल्टीप्लाई करके ऐड करते हैं तो आंसर यहाँ पे मिल जाएगा हमें 218। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि अगर हम 10011 को 101 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना होगा। तो ये सिंपल डिवीजन प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ 10011 लिखना है और इसे 101 से डिवाइड करना है। तो 101 9 जा 909 हो जाएगा, तो 921 और 9 जा 909 और रिमाइंडर है 12। यानी अगर हम 10011 को 101 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर होगा 12। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। सेलेक्ट द लीस्ट नंबर विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर 16, 20 एंड 24। यानी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स है। फिर हमें देखना है कि इनमें से कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स है जो 16, 20 और 24 तीनों से डिविजिबल है। तो पहले ये परफेक्ट स्क्वायर वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। तो 1600 जो है वो एक्चुअली अगर हम रफली देखते हैं तो भी 40 इंटू 40 जो है वो 1600 होता है। फिर 60 इंटू 60 3600, 80 इंटू 80 6400 और 120 इंटू 120 वो 14400 आता है। यानी कि ये सारे जो नंबर्स है ऑप्शंस है वो परफेक्ट स्क्वायर्स है। अब हमें इनमें से लीस्ट नंबर स्मॉलेस्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है जो कि 16, 20 और 24 तीनों से डिविजिबल है। तो ये चेक करने के लिए हमें 16, 20 और 24 का एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो इनमें से जो भी नंबर ये एलसीएम से डिविजिबल है वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल होगा। तो 16, 20 और 24 का यहाँ पे एलसीएम निकालते हैं। तो 2 8 जा 16, 2 10 जा 12 जा 2 4 जा 8, 5 6, 2 2 जा 4, 5 2 3 जा 6। तो अगर हम इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 तो हमें मिलता है 240। तो इन तीनों नंबर 16, 20 और 24 का एलसीएम है से 240। अब क्योंकि हमें लीस्ट नंबर आइडेंटिफाई करना है जो कि 240 से डिविजिबल है तो हम 1600 से शुरू करते हैं। तो 1600 डिवाइडेड बाय 240, 0 0 2 1 जा 2 8 जा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8 0, 2 3 जा 2 20 जा। यानी कि अगर हम 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो हमें डेसिमल पॉइंट या फिर कुछ फ्रैक्शन मिलेगा। तो इसका मतलब है ये परफेक्टली डिविजिबल नहीं है इन तीनों नंबर से, तो ये एलिमिनेट कर देंगे। नेक्स्ट लीस्ट नंबर जो हमें ट्राई करना है वो है 3600। तो 3600 डिवाइडेड बाय 240 करते हैं। तो 0 0 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 0 2 1 जा 215। तो 3600 जो है वो 240 से परफेक्टली डिविजिबल है। हमें आंसर मिलता है 15 यहाँ पे। तो इसका मतलब है ये 3600 जो है वो 16, 20 और 24 जिनका एलसीएम है 240 ये तीनों नंबर से 3600 डिविजिबल है। तो यहाँ पे फिर करेक्ट आंसर है 3600। क्योंकि हमें लीस्ट नंबर आइडेंटिफाई करना था तो हमने ऑलरेडी इन चारों में से स्मॉलेस्ट नंबर जो कि परफेक्ट स्क्वायर है और डिविजिबल बाय 16, 20 या 24 आइडेंटिफाई कर लिया है। तो
आगे कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। द प्रोडक्ट ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ द 2 6s इन दिस नंबर इज़ व्हाट, यानी इस नंबर में जो 2 6 है उनके प्लेस वैल्यू को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इनमें से कौन सा ऑप्शन मिलेगा। अब पहला 6 जो है वो थाउजेंड्स प्लेस में है, यानी कि इसका प्लेस वैल्यू है 6000, और दूसरा 6 जो है वो टेंस प्लेस में है, यानी इसका प्लेस वैल्यू है 60। तो इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 फॉलोड बाई 1 2 3 4 zeros, सो 1 2 3 और 4 zeros। तो इसका मतलब है ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ए मैथमेटिक्स टीचर पोज द फॉलोइंग क्वेश्चन टू हर क्लास, यानी कि एक मैथ्स टीचर जो है वो अपने क्लास में एक टास्क देती है बच्चों को कि ये 4 डिजिट्स है 7 8 4 और 6, इन तीनों को लेके इनमें से जो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर बन सकता है 4 डिजिट नंबर वो बनाओ। और उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स रिस्पॉन्ड करते हैं कि उन्होंने कौन सा नंबर जो है 4 डिजिट नंबर उन्होंने बनाया। फिर वो बोलती है बच्चों से कि सोचो कि तुमने ये 4 डिजिट नंबर्स किस तरह से अरेंज किए और जो प्रोसेस तुमने यूज़ किया है, तुम्हारा प्रोसीजर जो यूज़ किया तुमने लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए, तो वो प्रोसेस को राइट डाउन करो। तो यहाँ पे ये टास्क जो टीचर दे रही है ये प्रोसेस को राइट डाउन करने के लिए, तो इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। पहला ऑप्शन है द टीचर इज सेविंग हर टाइम बाय असेसिंग द स्टूडेंट्स बाय आस्किंग द स्टूडेंट्स टू असेस देयर आंसर्स देमसेल्व्स। अब यहाँ पे असेसमेंट की कोई बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि टीचर ने उनको ये नहीं बताया कि वो सही है या गलत है, जो नंबर्स उन्होंने बनाया वो करेक्ट है कि रॉन्ग है। तो यहाँ पे असेसमेंट की कोई बात ही नहीं हो रही है। नेक्स्ट, द टीचर इज कीपिंग द स्टूडेंट्स एंगेज टू मेंटेन डिसिप्लिन। यहाँ पे क्लास को सिर्फ एंगेज करके रखने के लिए कोई काम नहीं कर रही है, वो मैथमेटिक्स सिखा रही है यहाँ पे। तो ऑप्शन 2 भी गलत है। और द टीचर वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स थिंकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द आंसर्स गिवन बाय देम। ये करेक्ट आंसर है और ये बेस्ट आंसर भी है, क्योंकि टीचर यहाँ पे बोल रही है कि जो प्रोसेस जो प्रोसीजर तुमने यूज़ किया ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर बनाने के लिए वो राइट डाउन करो, लिखो। और उसके थ्रू टीचर को ये समझ में आएगा कि स्टूडेंट्स का थिंकिंग प्रोसेस क्या है। उन्होंने अगर सही किया है तो क्या उन्होंने सही प्रोसेस यूज़ किया है, अगर उन्होंने गलती की तो कहाँ पे उनका अंडरस्टैंडिंग में गैप्स है। तो टीचर वांट्स टू अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स थिंकिंग प्रोसेस, ये बेस्ट आंसर है। लास्ट ऑप्शन है द टीचर इज कंफ्यूजिंग द स्टूडेंट्स हु हैव गिवन द करेक्ट आंसर। यहाँ पे टीचर इन बच्चों को कंफ्यूज करने की कोई कोशिश नहीं कर रही है, तो लास्ट वाला भी हम एलिमिनेट कर देंगे। तो ऑप्शन 3 बेस्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड फॉर फॉर्मेटिव असेसमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट का एक मेथड नहीं है। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होते हैं? फॉर्मेटिव असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं कि टीचर को पता चले कि बच्चे किस तरह से सीख रहे हैं, क्या टीचिंग लर्निंग मेथोडोलॉजी जो यूज़ किया जा रहा है क्या वो इफेक्टिव है कि नहीं, ताकि टीचर को अगर उसमें कुछ चेंजेस लाने हैं, चेंज करना है तो वो कर सकती है। और ये फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू भी बच्चे कुछ सीख पाते हैं। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक पार्ट होता है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट को पूरे साल में जितने बार चाहे उतनी बार आप रिपीट कर सकते हो, राइट। और समेटिव असेसमेंट जो होते हैं वो समराइजिंग या समेशन होते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद अगर आपको समराइज करना है कि हाँ अब बच्चों ने क्या सीखा है ये हमें फाइनली समराइज करना है, जैसे कि हाफ ईयर के बाद या फिर टर्म एंड या फिर एनुअल जो एग्ज़ाम होता है उसके थ्रू। तो ये हाफ ईयरली एग्ज़ाम, टर्म एंड या फिर एनुअल एग्ज़ाम्स जो होते हैं वो फॉर्मेटिव असेसमेंट नहीं समेटिव असेसमेंट होते हैं। तो स्टूडेंट पोर्टफोलियो फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स जो भी पूरे साल का हिस्ट्री बताते हैं वो भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में यूज़ किए जाते हैं, और फील्ड ट्रिप्स भी फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ किए जाते हैं। लेकिन टर्म एंड एग्जामिनेशन जो है वो समेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पे आंसर है। एक मैथ्स टीचर अपने क्लास में एक वर्ड प्रॉब्लम पूछते हैं कि एक न्यूज़पेपर में 12 पेज होते हैं और हर रोज़ उस न्यूज़पेपर के 10,500 कॉपीज़ प्रिंट होते हैं, तो इन टोटल कितने कॉपीज़ प्रिंट होते हैं। अब एक स्टूडेंट ने कहा कि करेक्ट आंसर जो है वो 1,25,000 to 1,30,000 के बीच में होगा। अगर हम ये 12 इंटू 10,500 करते हैं तो आंसर आता है 1,26,000, यानी कि ये स्टूडेंट का जो रिस्पॉन्स है उसका एस्टिमेटेड आंसर करेक्ट है, क्योंकि ये 125 to 130 के बीच में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट इन द अबव कॉन्टेक्स्ट, यानी इस कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब
टीचर शुड डिस्करेज द स्टूडेंट फ्रॉम गिविंग इनएक्यूरेट आंसर्स। ये गलत है, क्योंकि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एस्टिमेशंस और अप्रॉक्सीमेशंस को बहुत बार यूज़ करते हैं, क्योंकि अगर हमें एग्जैक्ट आंसर की ज़रूरत नहीं है या फिर एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, तो कई बार हम अप्रॉक्सीमेशन से काम चला लेते हैं। तो इसका मतलब है कि टीचर को ये अप्रॉक्सीमेशन का जो प्रोसेस है, जो एबिलिटी है, उसे डिस्करेज नहीं करना है। नेक्स्ट, एस्टिमेशन इज यूज्ड इन डेली लाइफ मैथमेटिक्स एंड द टीचर शुड अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स एस्टिमेशन। ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि एस्टिमेशन जो है वो डेली लाइफ में यूज़ किया जाता है, और ये स्टूडेंट ने जो है वो करेक्ट एस्टिमेशन किया है कि 1,26,000, 125 और 130 के बीच में आता है। तो टीचर को उसका जो एस्टिमेशन किया है, उसने एफर्ट किया है एस्टिमेशन करने के लिए, उसे अप्रिशिएट करना चाहिए। और नेक्स्ट, द टीचर शुड इग्नोर द रेस्पॉन्स ऑफ द स्टूडेंट। अब टीचर को इस स्टूडेंट का जो रेस्पॉन्स है, जो अप्रॉक्सीमेशन उसने बताया है, तो उसे इग्नोर नहीं करना है। तो ये ऑप्शन गलत है। और लास्ट को, मैथमेटिक्स रिक्वायर्स एग्जैक्ट आंसर सो एस्टिमेशन हैज़ नो रिलेवेंस। ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि मैथमेटिक्स में भी कई बार हम एस्टिमेशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को एस्टिमेशन आता है, अगर उस बच्चे ने एस्टिमेशन कर लिया है कि करेक्ट आंसर जो है वो 125 to 130 के बीच में आता है, तो जब वो और कैलकुलेशन करेगा तो वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि उसने करेक्ट किया है कि नहीं, राइट। तो इस तरह से मैथमेटिक्स में हमेशा एग्जैक्ट आंसर की ज़रूरत नहीं होती। एस्टिमेशंस आर ऑल्सो पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो है वो बेस्ट आंसर है। अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, दैट इज NCF 2005, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अ विजन ऑफ क्लासरूम एनवायरनमेंट फॉर डूइंग मैथमेटिक्स। यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो एक आइडियल क्लासरूम एनवायरनमेंट मैथमेटिक्स के लिए, उसके बारे में कुछ बात करता है। अब इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स हैं वो ये NCF से अग्री करते हैं, ये हमें आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि सारे आंसर ऑप्शंस में दो स्टेटमेंट्स को मेंशन किया गया है। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि इन 4 स्टेटमेंट्स में से 2 स्टेटमेंट्स जो NCF के रिकमेंडेशंस से अग्री करते हैं, उन्हें हमें आइडेंटिफाई करना है। अब NCF मेनली क्या बोलता है? NCF जो है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स के बारे में बोलता है, सोशल लर्निंग या फिर ग्रुप लर्निंग को एम्फसाइज करता है, और कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, यानी कि जो क्लासरूम में सिखाया जा रहा है, बच्चे उस थियरी को रियल लाइफ से कनेक्ट कर पाना चाहिए, तो इसे बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल लर्निंग। तो वो भी एक है पॉइंट है जो NCF यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एम्फसाइज करता है। तो अगर हम सारे स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो लास्ट वाला बोलता है स्टूडेंट्स कॉपी द सोल्यूशन टू द क्वेश्चन फ्रॉम द ब्लैक बोर्ड। यानी अगर स्टूडेंट सिर्फ जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है उसे कॉपी कर रहे हैं तो ये रट्टा मारना या फिर रोट मेमोराइजेशन हो गया, जो कि NCF प्रिस्क्राइब नहीं करता। तो ऑप्शन डी इनकरेक्ट है। क्योंकि ऑप्शन डी या फिर स्टेटमेंट डी इनकरेक्ट है, तो जो भी ऑप्शन में डी मेंशन्ड है वो भी इनकरेक्ट होगा। तो इसका मतलब है ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 दोनों को हम एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में डी है। नेक्स्ट, टीचर रिफ्लेक्टिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड सीइंग मिस्टेक्स एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर लर्निंग। ये करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि टीचर जो है वो एक्टिवली टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है, और जो बच्चे मिस्टेक्स या फिर गलतियां कर रहे हैं वो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं कुछ सीखने के लिए, राइट। वो मिस्टेक्स के थ्रू टीचर को पता चलता है कि बच्चों के अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है या फिर सिर्फ उनके कैलकुलेशंस में एरर आ रहा है। तो मिस्टेक्स जो है वो भी अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। तो सी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर हम चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो सिर्फ ऑप्शन 3 में सी है, और हमें मालूम है सी करेक्ट है, तो इसका मतलब है ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब इसमें ए भी है, तो वो स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। स्टूडेंट्स वर्किंग इन ग्रुप्स एंड लुकिंग फॉर डिफरेंट स्ट्रैटेजीज टू सॉल्व ए प्रॉब्लम वाइल मेकिंग कनेक्शंस विद रियल लाइफ सिचुएशन। वर्किंग इन ग्रुप्स यानी सोशल लर्निंग या फिर लर्निंग थ्रू सोशल इंटरेक्शंस एंड ग्रुप वर्क, NCF इसे एम्फसाइज करता है, तो ये करेक्ट है। और कनेक्शंस विद रियल लाइफ सिचुएशन, तो ये हो गया कॉन्टेक्चुअल लर्निंग, तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है। तो ए और सी दोनों करेक्ट है, तो ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट बचता है, तो उसे भी एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट्स इन सॉल्विंग टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस बेस्ड ऑन एग्जाम्पल्स सॉल्व बाय टीचर। अगर स्टूडेंट सिर्फ जो टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जो टीचर वो प्रोसेस बता रही है, तो उसके हिसाब से अगर वो सॉल्व कर रहे हैं, तो ये तो जस्ट रट्टा मारना हो गया ना, ये प्रोग्रेसिव क्लासरूम नहीं है। तो बी जो है वो NCF के अनुसार करेक्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 दैट इज स्टेटमेंट्स ए एंड सी ये करेक्ट आंसर है। ए प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर, यानी कि एक प्राइमरी स्कूल मैथमेटिक्स टीचर है जो अपने बच्चों को डेटा हैंडलिंग के बारे में सिखाना चाहती है, यानी कि किस तरह से रियल लाइफ डेली लाइफ में डेटा को अलग अलग तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, ताकि इस डेटा को
इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट किया जाए और उसे यूज़फुली यूज़ किया जाए। Right? तो इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो इस ऑब्जेक्टिव के लिए सही है। अब यहाँ पे प्राइमरी स्कूल बच्चों की बात हो रही है और प्राइमरी स्कूल बच्चों को अगर डेटा हैंडलिंग के बारे में सिखाना है इन डेली लाइफ, तो उन्हें जितने ज़्यादा हो सके उतने रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देने होंगे ताकि उनको समझ में आए कि डेटा क्या होता है, डेटा हैंडलिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग या रिप्रेजेंटिंग ऑफ डेटा क्या होता है और उससे किस तरह से यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकाला जा सकता है। राइट। तो अगर हम सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो लास्ट वाला बोल रहा है टीचिंग देम वेरियस फॉर्मल वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा। अब यहाँ पे पहले उनको रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स दोगे तो उनको समझ में आएगा कि डेटा क्या है, उसे किस तरह से ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसके बाद ही आप उन्हें फॉर्मल वेज ऑफ रिप्रेजेंटिंग डेटा जैसे कि डायग्राम्स या चार्ट्स उसके बारे में आप बता सकते हो। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट, एक्सप्लेनिंग वेरियस वेज ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट, यहाँ पे भी अगर आप रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स नहीं दे रहे हो और डायरेक्टली आप अलग अलग तरह के डेटा रिप्रेजेंटेशन मेथडोलॉजी के बारे में बात कर रहे हो तो ये एडवांस्ड हो गया, तो ये फर्स्ट स्टेप नहीं हो सकता। नेक्स्ट, डिस्कसिंग सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक्स। ये अच्छा टेक्निक है लेकिन टेक्स्ट बुक से अगर आप एग्जाम्पल्स दे रहे हो तो ये बुकिश नॉलेज हो गया, तो ये भी बेस्ट ऑप्शन नहीं है। तो यूजिंग वेरियस रेलवे टाइम टेबल्स एंड सर्वेज पब्लिश्ड इन न्यूज़पेपर। अगर बच्चों को ऐसे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स देते हो जैसे कि रेलवे टाइम टेबल्स और न्यूज़पेपर्स में जो चार्ट्स और ग्राफ दिए जाते हैं उनको यूज़ करते हो एज एग्जाम्पल्स, तो बच्चे जो है वो डे टू डे लाइफ से इस थियरी को कनेक्ट कर पाते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है, स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है और टीचर को पहले ऐसे रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देना चाहिए, उसके बाद में ही आप उन्हें ऐसे अलग अलग तरह के डेटा रिप्रेजेंटेशन के मेथडोलॉजीज या फिर फॉर्मल वेज ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशन इनके बारे में आप बच्चों को सिखा सकते हो। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 जो है ये करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रैटेजीज इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस इन प्राइमरी क्लासेस। यहाँ पे प्राइमरी क्लास के बच्चों की बात हो रही है, तो इनको अगर फ्रैक्शंस के बारे में सिखाना है तो इनमें से कौन सा जो प्रोसेस है, कौन सा जो अप्रोच है वो बेस्ट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब राइटिंग द फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज इक्वल टू 0। अगर बच्चों को फ्रैक्शंस ही मालूम नहीं है और यहाँ पे हम प्राइमरी क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे p डिवाइडेड बाई q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 ऐसे अगर हम सिखाने की कोशिश करेंगे तो उनके समझ में कुछ भी नहीं आएगा, तो ये गलत अप्रोच है। नेक्स्ट, राइटिंग एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन एंड देन मार्किंग ए पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। अब यहाँ पे अगेन प्राइमरी क्लास के बच्चों की बात हो रही है, अगर उनको फ्रैक्शन के बारे में उनके उसका कॉन्सेप्ट ही मालूम नहीं है तो अगर एक एग्जाम्पल ऑफ फ्रैक्शन लिखेंगे और नंबर लाइन में उस फ्रैक्शन को मार्क करेंगे तो पहले तो उनको फ्रैक्शन के बारे में कुछ नहीं मालूम और शायद उनको नंबर लाइन के बारे में भी कुछ नहीं मालूम, तो ये भी गलत अप्रोच है। नेक्स्ट, यूजिंग पेपर फोल्डिंग एक्टिविटीज़ विथ सिमेट्रिकल कटआउट्स ऑफ सर्कल्स एंड रेक्टेंगुलर स्ट्रिप्स टू रिप्रेजेंट फ्रैक्शंस, ये करेक्ट अप्रोच है क्योंकि अगर हम कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं इन द क्लासरूम जैसे कि कुछ पेपर्स और उन पेपर्स को कट करके बच्चों को फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट सिखाते हैं कि अगर तुम्हारे पास एक पेपर है उसे कट करते हो तो वो 1/2 हो जाता है, यानी हाफ ऑफ द पेपर हो जाता है। तो इस तरह से हम ऐसे पेपर कटआउट्स या फिर कुछ मटेरियल को यूज़ करके बच्चों को फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्लासरूम में एट ए प्राइमरी क्लास लेवल, तो ये अप्रोच करेक्ट है। लास्ट वाला, गिविंग 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ए फ्रैक्शन एंड आस्किंग स्टूडेंट्स टू राइट 10 एग्जाम्पल्स। अब फिर से प्राइमरी क्लास के बच्चों की बात कर रहे हैं, उनको फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, तो उनको अगर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स दोगे तो कैसे उनको कुछ समझ में आएगा। और अगर उनको बोलोगे कि ऐसे 10 और एग्जाम्पल लिखो तो ये कम्प्लीटली इनकरेक्ट अप्रोच है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 3 या ऑप्शन 3 जो है वो यहाँ पे करेक्ट अप्रोच है। मैथमेटिक्स का अपना खुद का एक लैंग्वेज होता है ऑफ वर्ड्स एंड सिंबल्स जो कि स्टूडेंट्स के रोज़मर्रा के ज़िंदगी में एवरीडे स्पीच में यूज़ नहीं किया जाता। तो इस सिचुएशन में, इस कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर आप मैथमेटिक्स में देखते हो तो कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, परसेंटेज, और कुछ सिंबल्स होते हैं जैसे कि प्लस, माइनस, डिवीजन, परसेंटेज। तो ऐसे वर्ड्स और सिंबल्स को नॉर्मली प्राइमरी स्कूल के चिल्ड्रन या फिर यंग चिल्ड्रन जो है वो अपने एवरीडे स्पीच, रोज़मर्रा के बातचीत में यूज़ नहीं करते। तो अगर टीचर क्लासरूम में मैथमेटिक्स सिखा रही है तो ये जो वर्ड्स है और ये जो सिंबल्स है और मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो सिखाए जा रहे हैं क्लासरूम में,
ये सिर्फ थियरी बन के नहीं रह जाना चाहिए। स्टूडेंट्स को इन्हें कॉन्टेक्चुअली सिखाना चाहिए ताकि वो इन सिंबल्स को और इन मैथमेटिकल वर्ड्स को वो अपने रोज़मर्रा के ज़िंदगी से कनेक्ट कर पाए। यानी कॉन्टेक्चुअल लर्निंग होना चाहिए और ये लर्निंग जो है इट शुड बी पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स लाइफ एक्सपीरियंसेस। अगर हम एडिशन के बारे में सिखा रहे हैं तो स्टूडेंट्स को पता चलना चाहिए कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किस तरह से एडिशन को यूज़ किया जाता है, किस तरह से डिवीजन को यूज़ किया जाता है। अगर परसेंटेज के बारे में सीख रहे हैं तो सेविंग्स बैंक में जो इंटरेस्ट आता है या फिर जो हम फिक्स्ड डिपॉजिट डालते हैं तो उसके लिए कैसे परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है, तो इस तरह से ये परसेंटेज को रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करके सिखाना चाहिए। सो कॉन्टेक्चुअल एंड पार्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइफ एक्सपीरियंसेस। ये जो है NEP और NCF दोनों इस बात के बारे में एम्फेसाइज करते हैं। तो ऑप्शन 2 जो है वो करेक्ट है। बाकी स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं और देखते हैं ये गलत क्यों है। पहला बोल रहा है द टीचर शुड हेल्प स्टूडेंट्स मेमोराइज द वोकैबुलरी एंड सिंबल्स। अगर मेमोराइजेशन की बात हो रही है तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि NEP और NCF दोनों जो है वो बोलते हैं कि मेमोराइजेशन, रोट मेमोराइजेशन नहीं करना चाहिए, नहीं करवाना चाहिए स्टूडेंट से। और टीचर शुड फोकस ओनली ऑन सॉल्विंग वर्ड प्रॉब्लम्स। अब अगर मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं तो वर्ड प्रॉब्लम्स और नंबर प्रॉब्लम्स दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं, तो सिर्फ सॉल्विंग ओनली वर्ड प्रॉब्लम्स ये स्टेटमेंट गलत है। और टीचर शुड डिस्प्ले द चार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल सिंबल्स एंड फार्मूला इन द क्लासरूम। अगर एक चार्ट विथ ऑल द फार्मूलाज वो डिस्प्ले किया जाता है क्लासरूम में तो इससे क्या फ़ायदा होगा? आपको कैसे पता चलेगा कि स्टूडेंट्स को एक्चुअली समझ में आया कि चार्ट में क्या लिखा है, क्या उनके पल्ले पड़ रही है कि नहीं। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि इस चार्ट को देख के स्टूडेंट्स इसको मेमोराइज कर लेंगे तो फिर से हम मेमोराइजेशन की बात कर रहे हैं जो कि NEP और NCF के खिलाफ है, तो ये एलिमिनेट कर देंगे। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट और बेस्ट ऑप्शन है अमॉन्ग द गिवन स्टेटमेंट्स। एक क्लास 5 की स्टूडेंट है जो 2 डायमेंशनल शेप्स को क्लासीफाई कर पाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो वैन हील का जो थियरी ऑफ ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट है इसमें ये स्टूडेंट कौन से लेवल में है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर हम वैन हील्स थियरी ऑफ ज्योमेट्रिकल डेवलपमेंट देखते हैं और इनके जो लेवल्स ये बताते हैं उनको देखते हैं तो लेवल 1 यानी विजुअल लेवल में स्टूडेंट को एबिलिटी होना चाहिए कि वो शेप्स को डिस्क्राइब कर पाए और उनको क्लासीफाई कर पाए ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, यानी वो कैसे दिखते हैं। और लेवल 2 यानी एनालिसिस स्टेज में वो शेप्स को डिस्क्राइब कर पाते हैं और उन्हें क्लासीफाई कर पाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि ये स्टूडेंट जो है वो इन शेप्स को क्लासीफाई कर पाती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। देयरफॉर वो स्टूडेंट लेवल 2 यानी एनालिसिस लेवल में है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर है। ए प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर पोजेस द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स टू हिज स्टूडेंट्स। यानी एक प्राइमरी क्लास मैथमेटिक्स टीचर जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम अपने क्लास के सामने रखते हैं कि समीना गोज टू बेड 10 minutes to 9, कीर्ति गोज टू बेड 20 minutes later than समीना, सो व्हाट टाइम डज कीर्ति गो टू बेड। तो एक स्टूडेंट इसका आंसर देता है 20। वो बोलता है कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कीर्ति जो है वो समीना के 20 मिनट बाद वो सोने जाती है, तो इसका मतलब है आंसर 20 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू न्यूमैन ये जो आंसर ये स्टूडेंट ने दिया है ये किसका एग्जाम्पल है? क्या ये कॉम्प्रहेंशन एरर है, क्या ये रीडिंग एरर है, प्रोसेस स्किल एरर है या फिर केयरलेस एरर है? अब न्यूमैन के अनुसार जब वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है तो हम 5 डिस्टिंक्ट स्टेप्स को फॉलो करते हैं। पहले प्रॉब्लम को रीड करना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए। नेक्स्ट प्रॉब्लम कॉम्प्रहेंड करना चाहिए, यानी प्रॉब्लम वो वर्ड प्रॉब्लम क्या बोल रहा है ये हमारे समझ में आना चाहिए। और नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इस वर्ड प्रॉब्लम को एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम में कन्वर्ट करना है। फिर बाद में प्रोसेसिंग, यानी वो मैथमेटिकल को प्रॉब्लम को कन्वर्ट करने के बाद उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, परसेंटेज जो भी है वो करना आना चाहिए। और उसके बाद उस आंसर को प्रॉपरली एनकोड करके रिप्रेजेंट करना है, तो वो लास्ट स्टेप है। अगर यहाँ पे देखते हैं तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन को पढ़ पा रहा है तो ये रीडिंग इश्यू नहीं है, लेकिन पढ़ने के बाद वो इस क्वेश्चन को ठीक से समझ नहीं पा रहा है, ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन का क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन इश्यू है, वो पढ़ पा रहा है लेकिन वो उसके समझ में नहीं आ रहा है कि क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे कॉम्प्रहेंशन एरर जो है करेक्ट आंसर है।
नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 यानी NCF 2005 जो है वो एम्फसाइज करता है कि स्कूल में जो मैथमेटिक्स सिखाया जा रहा है वो एक्टिविटी ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, कॉन्टेक्सचुअल यानी प्रैक्टिकल लर्निंग होना चाहिए। ये किस लिए? यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। अब NCF बोलता है कि हमें जब मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं बच्चों को, तो हमारा फोकस इस पे नहीं होना चाहिए कि वो कल इस मैथमेटिक्स को यूज़ करके कुछ इसके ऊपर नौकरी कर पाएंगे। दैट इज़, हम जॉब स्किल्स नहीं सिखा रहे हैं टू अर्न ए लाइवलीहुड। हम उन्हें एक अच्छा सा कॉन्सेप्चुअल बेस देना चाहते हैं ताकि वो इस मैथमेटिक्स को रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ कनेक्ट कर पाए और समझ पाए कि ये मैथमेटिक्स को रियल वर्ल्ड में किस लिए यूज़ किया जाता है। तो अर्न ए लाइवलीहुड यानी जॉब स्किल्स, इसके लिए तो हम मैथमेटिक्स नहीं सिखा रहे हैं। तो स्टेटमेंट ए जो है वो इनकरेक्ट है। अगर स्टेटमेंट ए इनकरेक्ट है तो ऑप्शंस 2 और 4 भी इनकरेक्ट है, क्योंकि दोनों में ए है। अब स्टेटमेंट बी बोलता है कि इट मोटिवेट स्टूडेंट्स टू सॉल्व मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स। ये करेक्ट है, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स को रियल वर्ल्ड सिचुएशंस और रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ अगर कनेक्ट कर पाते हैं और बच्चे सिर्फ उसे थियरी की तरह नहीं लेकिन एक प्रैक्टिकल स्किल की तरह सोचते हैं, तो वो मोटिवेट करता है बच्चों को कि वो इस मैथमेटिक्स को यूज़ करके रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें, मीनिंगफुल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। तो बी जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अगर बी करेक्ट है तो सिर्फ ऑप्शन 1 में बी है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट होना चाहिए। अब ऑप्शन 1 में सी भी है, तो देखते हैं क्या स्टेटमेंट सी करेक्ट है। इट प्रोवाइड्स कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इन मैथमेटिक्स। ये करेक्ट स्टेटमेंट है। जैसे कि अगर आप एक क्लास में बच्चों को परसेंटेज के बारे में सिखा रहे हो, तो परसेंटेज एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हो जाता है। लेकिन अगर आप बच्चों को सिखाते हो कि ये परसेंटेज को किस तरह से यूज़ किया जाता है, जब बैंक में पैसे रखते हो तो बैंक उस पर इंटरेस्ट देता है, और अगर आप बैंक से लोन लेते हो तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, और वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए परसेंटेज को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से हम वो थियरी को रियल लाइफ सिचुएशंस के साथ कनेक्ट कर रहे हैं और कुछ कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस, कॉन्क्रीट एग्जाम्पल्स वहाँ पे दे पा रहे हैं। तो स्टेटमेंट सी जो है वो करेक्ट है। इसका मतलब है बी एंड सी बोथ आर करेक्ट, सो ऑप्शन 1 इज़ करेक्ट। स्टेटमेंट डी को भी देख लेते हैं और देखते हैं कि ये गलत क्यों है। इट प्रोवाइड्स रिक्रिएशन टाइम टू स्टूडेंट्स और चिल्ड्रन इन प्राइमरी क्लास। अब यहाँ पे मैथमेटिक्स सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, रिक्रिएशन यानी टाइम पास या फिर कोई एंटरटेनमेंट तो नहीं कर रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो डी इज़ अ रॉन्ग ऑप्शन। इस क्वेश्चन में 4 असेसमेंट टूल्स को लिस्ट किया गया है और ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स एंग्जाइटी है, यानी मैथमेटिक्स का नाम सुनते ही स्टूडेंट्स को टेंशन हो जाता है, वो एंग्शियस हो जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स को अगर हमें असेस करना है तो इनमें से कौन सा असेसमेंट टूल या फिर टेक्निक जो है वो अप्रोप्रिएट है, ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब हमारे कुछ दूसरे वीडियोस में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि नॉर्म रेफरेंस्ड असेसमेंट्स क्या होते हैं, समेटिव असेसमेंट्स क्या होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट्स क्या होते हैं। और ये जो समेटिव असेसमेंट्स है ये हाफ ईयरली एग्जाम्स या फिर एनुअल एग्जाम्स जैसे होते हैं, राइट। तो अगर एक स्टूडेंट को मैथमेटिक्स एंग्जाइटी है, यानी उसे मैथमेटिक्स देखते ही टेंशन हो जाता है, तो अगर आप इस स्टूडेंट को एक एग्ज़ाम में बिठाते हो समेटिव असेसमेंट, तो ये अप्रोप्रिएट नहीं है उसे असेस करने के लिए, क्योंकि उसे मैथमेटिक्स अगर आता भी है तो एग्ज़ाम में बैठ के उसको टेंशन हो जाता है तो वो ठीक नहीं कर पाता। तो इससे वो अगर परफॉर्मेंस नहीं कर पाता तो हम सोचते हैं कि वो शायद उसने कुछ सीखा ही नहीं है, लेकिन उसने एक्चुअली मैथमेटिक्स सीखा है, लेकिन वो टेंशन के वजह से इस एग्ज़ाम में ठीक से परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। तो इसका मतलब है कि समेटिव असेसमेंट जो है वो एक आइडियल टूल नहीं है असेसमेंट के लिए अगर स्टूडेंट्स को मैथमेटिक्स एंग्जाइटी है तो इसका मतलब है सी इज़ नॉट आइडियल और नॉट अप्रोप्रिएट। तो जो भी आंसर चॉइस में सी है उसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं। तो ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 को एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि इन सारे ऑप्शंस में सी है। अब एक ही ऑप्शन बचता है बी एंड डी, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए। बी कोऑपरेटिव लर्निंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहा है। जब बच्चे कोऑपरेटिवली दूसरे बच्चों के साथ मिलजुल के प्रोजेक्ट करते हैं, उसके थ्रू अगर वो सीखते हैं और आप इन प्रोजेक्ट्स के थ्रू उनको असेस करते हो, तो ये आइडियल है ऐसे बच्चों को असेस करने के लिए जिनको मैथमेटिक्स एंग्जाइटी है। तो बी करेक्ट है। नेक्स्ट डी फॉर्मेटिव असेसमेंट्स की बात कर रहा है। फॉर्मेटिव असेसमेंट्स का पर्पस होता है कि ये बच्चों के नॉलेज को फॉर्म करने में हेल्प करे, राइट। और टीचर को भी इस फॉर्मेटिव असेसमेंट्स के थ्रू पता चलता है कि
टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में क्या चेंज करना है, क्या बच्चे समझ पा रहे हैं जिस तरह से हम सिखा रहे हैं, इस टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को किस तरह से चेंज करें ताकि बच्चे बेहतर सीख पाए। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट्स जो है वो आइडियल होते हैं फॉर असेसिंग स्टूडेंट्स हु हैव मैथमेटिकल एंग्जाइटी। तो डी भी करेक्ट है, तो बी एंड डी दोनों करेक्ट है। एक मैथमेटिक्स क्लासरूम में एक बच्चा जो है वो अपने उंगलियों को यूज़ करता है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, एडिशन के प्रॉब्लम्स। और अगर उसे 3 + 9 प्रॉब्लम दिया जाता है तो वो काउंट करना शुरू करता है 3 के बाद वाले नंबर से, 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 आंसर है। अगर उसे 9 + 3 प्रॉब्लम दिया जाता है तो वो 9 के बाद वाले नंबर से शुरू करता है और 3 बार काउंट करता है, 10 11 12 और आंसर 12 है। तो अगर बच्चा ऐसा प्रोसेस यूज़ कर रहा है तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है वो हमें आइडेंटिफाई करना है। अगर आप इस बच्चे के एडिशन प्रोसेस को देखते हो तो बच्चा जो है वो अगर 3 + 9 दिया जाता है तो एक लंबा और कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस यूज़ कर रहा है। अगर 9 + 3 देते हो तो वो शॉर्टर मेथड यूज़ कर रहा है। वो किस लिए? क्योंकि वो कम्यूटेटिव लॉ का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, यानी कि a + b = b + a, यानी 9 + 3 = 3 + 9। तो अगर बच्चे को कम्यूटेटिव लॉ जो है वो समझ में आ जाता है तो वो इस प्रॉब्लम को अगर 3 + 9 दिया जाता है तो उसको उसके ईजियर फॉर्म में 9 + 3 में लिख सकता है और एक शॉर्टर मेथड यूज़ करके वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है। तो यहाँ पे अगर हम सारे स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं तो स्टेटमेंट 2 बोल रहा है कि स्टूडेंट इज़ अनेबल टू यूज़ द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे वो कम्यूटेटिव लॉ को यूज़ नहीं कर पा रहा है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। अब क्या इसे इग्नोर करना चाहिए, क्या इस टेक्निक को इग्नोर करना चाहिए क्योंकि ये अल्गोरिदमिक नहीं है? नहीं, क्योंकि बड़े लोग भी, बड़े बुजुर्ग भी, लेकिन उंगलियों पे काउंट करना बहुत ईजी होता है उनको, तो ये प्रोसेस को इग्नोर नहीं करना चाहिए। और स्टूडेंट शुड बी डिस्करेज टू काउंट ऑन फिंगर्स। नहीं, अगर स्टूडेंट को ये आसान लगता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में तो उसे डिस्करेज नहीं करना चाहिए। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है। और इट इज़ एन अप्रोप्रिएट अल्गोरिदम टू सॉल्व क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एडिशन। ये गलत है क्योंकि अगर बच्चा कम्यूटेटिव लॉ को यूज़ नहीं कर पा रहा है तो वो अननेसेसरीली प्रॉब्लम्स को कॉम्प्लिकेट कर रहा है। तो टीचर को यहाँ पे बच्चे को सिखाना चाहिए कि किस तरह से वो एक सिंप्लीफाइड वे में प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, और ये अप्रोप्रिएट नहीं है कि वो एक लंबा प्रोसेस यूज़ कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। तो सिर्फ स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट है क्योंकि बच्चा कम्यूटेटिव लॉ को यूज़ नहीं कर पा रहा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी इन मैथमेटिक्स, यानी दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रैटेजी नहीं है। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए कई सारे स्ट्रैटेजीज को हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि गेस एंड चेक यानी ट्रायल एंड एरर, या फिर प्रॉब्लम को हम टेबल जैसे चार्ट में, पिक्चर में या फिर डायग्रामेटिकली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर अगर हमें आंसर मालूम है तो हम वर्किंग बैकवर्ड्स टेक्निक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम आंसर को लेके हम वो प्रोसेस तक पहुंचते हैं कि किस तरह से ये आंसर को डिराइव किया जा सकता है। तो अगर सारे ऑप्शंस को देखते हैं तो सॉल्विंग बैकवर्ड यानी वर्किंग बैकवर्ड एक स्ट्रैटेजी है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यानी एक टेबल, चार्ट, पिक्चर या डायग्राम जैसे रिप्रेजेंट करना, वो भी एक ऑप्शन है। और ट्रायल एंड एरर वो भी एक स्ट्रैटेजी है। लेकिन रोट मेमोराइजेशन यानी रट्टा मारना, अगर हमें प्रॉब्लम समझ में नहीं आया लेकिन हम उसे मेमोराइज कर लेते हैं बिना उस प्रॉब्लम को समझे, ये जो है वो एक प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक नहीं है। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन 3। एक मैथमेटिक्स टीचर अपने क्लास में ये क्वेश्चन पूछता है अपने स्टूडेंट से, राइट ए पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम गिव्स नेगेटिव इंटीजर्स, यानी एक पेयर ऑफ इंटीजर्स को लिखो जिनको अगर आप ऐड करोगे, सम करोगे, तो उसका रिजल्ट जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा। अब ये इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स जो है वो नंबर्स है जिनके बाद में कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है और जिनका फ्रैक्शंस नहीं है, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, ये सारे जो है ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। -1 -2 -3 -4 -6 5 -6 ये सारे नेगेटिव इंटीजर्स है। तो अगर हमें एक ऐसा पेयर ऑफ इंटीजर्स लिखना है जिन्हें ऐड करने से एक नेगेटिव इंटीजर आता है, तो हम जितने चाहे उतने पेयर्स बना सकते हैं, जैसे कि -3 और +1 इनको ऐड करते हैं तो -2 मिलता है, -2 नेगेटिव इंटीजर है। -3 और उससे ऐड करते हैं -3 तो हमें -6 मिलता है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है। 2 + -3 ये -1 होता है, ये भी नेगेटिव इंटीजर है। तो इसका मतलब है कि हम जितने चाहे इंटीजर्स लिख सकते हैं जिनका सम जो है वो एक नेगेटिव इंटीजर होगा। यानी कि इस क्वेश्चन के एक से ज़्यादा करेक्ट आंसर हो सकते हैं। अगर
एक क्वेश्चन का सिर्फ एक करेक्ट आंसर है या फिर एक डेफिनेट स्पेसिफिक आंसर है तो वो क्लोज एंडेड होता है। अगर एक क्वेश्चन के बहुत सारे करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं तो वो ओपन एंडेड क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये ओपन एंडेड क्वेश्चन का एग्जाम्पल है। In mathematics, from concrete objects, we abstract a set of natural numbers. In this set, we include 0 and we get a set of whole numbers. We include negative numbers to this set to get a set of integers. To integers, we add positive and negative fractions to get a set of rational numbers. The above statements reflect which of the following? तो अगर हम देखते हैं कि इस स्टेटमेंट में या फिर इस पैराग्राफ में क्या डिस्क्राइब किया गया है, तो कुछ कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि 3 फ्लावर्स है। तो इन 3 फ्लावर्स को हम नेचुरल नंबर्स यूज़ करके डिस्क्राइब कर सकते हैं कि 3 है यहाँ पे। अगर कोई भी फ्लावर्स नहीं है, कोई भी कॉन्क्रीट ऑब्जेक्ट्स नहीं है तो वो 0 होता है। अब 0 और नेचुरल नंबर्स अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो ये हो जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स और नेगेटिव इंटीजर्स अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो ये इंटीजर्स हो जाते हैं। और इंटीजर्स और फ्रैक्शंस मिलके रैशनल नंबर्स बनते हैं। और रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स अगर एक ग्रुप बनाते हैं तो इन्हें हम रियल नंबर्स बुलाते हैं। तो ये लीनियर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हायरार्किकल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स है, क्योंकि ये एक हायरार्की है, ये ऊपर से स्टेप बाय स्टेप नीचे की तरफ आता है, राइट। तो ये हायरार्किकल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स को डिस्क्राइब किया जा रहा है इस पैराग्राफ में। यहाँ पे हम कॉन्क्रीट नेचर ऑफ कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स की बात नहीं कर रहे, क्योंकि मैथमेटिक्स में सारे कॉन्सेप्ट जो है वो कॉन्क्रीट नेचर के नहीं होते, बहुत सारे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स भी होते हैं। और कॉन्सेप्ट्स इन मैथमेटिक्स मूव फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट टू कॉन्क्रीट, ये गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम कॉन्क्रीट से एब्स्ट्रैक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं, एब्स्ट्रैक्ट से कॉन्क्रीट की तरफ नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है हायरार्किकल नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, ऑप्शन 2। और इसी के साथ हमने इस क्वेश्चन पेपर से 30 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपके कुछ क्वेश्चन या फिर फीडबैक है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप उसे डाल सकते हैं। और बाकी आपको मालूम है क्या करना है। मैं आपसे फिर से मिलता हूँ बहुत ही जल्द इस वीडियो सीरीज़ के अगले पार्ट में, जिसमें हम एक और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सो टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।